दोस्तों जैसे जैसे पाकिस्तान की ठुकाई की बेलन नजदीक आ रही है, ऐसा लग रहा है पूरा उनका मुल्क ही पागल हो गया। आपको याद होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था, तब उस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फोर्स नाम के ग्रुप ने ली थी। यही ग्रुप इससे पहले कश्मीर में बाहरी मजदूरों को भी मार चुका था। मगर एक दो दिन में जब टीआरएफ को यह पता लग गया कि बात कुछ ज्यादा आगे निकल गई है, मोदी और अमित शाह कभी भी एक एक आतंकी का मार मार के भूत बना सकते हैं, तो ये बेगैरत हमले से पीछे हट गए। बोलने लगे कि ना 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 ना, हमने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया। जब हम चाय पीने गए थे तो रॉ वालों ने पीछे से हमारा अकाउंट हैक करके ये पोस्ट कर दी थी। गजब बेइज्जती है। अब आप इस बेशर्म मुल्क की बेशर्मी देखिए। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार वहां की संसद में दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टीआरएफ का इस हमले से नाम हटवा दिया। You have to put in Jammu and Kashmir and have to delete this TRF. अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीजें अमेंड करके वो मतलब आप ये सोचिए कि एक देश का उप प्रधानमंत्री इस बात पर खुश हो रहा है और उसका क्रेडिट भी ले रहा है कि उसने पहलगाम अटैक में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आने दिया। मतलब हम लोग इस बात पे खुश होते हैं कि फलाने देश से हमारी इतने अरब डॉलर की डील हो गई। चीन में बनने वाला सारा आईफोन अब भारत में बने। भारत अब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई और ये मादरणी इस बात की डींगे मार रहे हैं कि हमने फलाने जिहादी ग्रुप का नाम टेररिस्ट लिस्ट में नहीं आने दिया। ये सब अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि टीआरएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को यही लोग पैसा दे रहे हैं। मतलब ये इतने जाहिल लोग हैं कि इन्हें कांड करने के बाद पता भी नहीं चलता है कि इसका क्रेडिट लेना है या इससे पिंड छुड़ाना है। इन्हीं का रक्षा मंत्री जिसकी चारों टांगे इस वक्त कब्र में लटकी हुई है, क्या नाम है उसका बुढ़ऊ का? ख्वाजा आसिफ। उस बुढ़ऊ ने तो एक फॉरेन चैनल को दिए इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हम लोग यूरोप और अमेरिका के कहने पर इतने सालों से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाल रहे थे। बुढ़ऊ का इतना कहना था कि भारत ने इस बात को लपक लिया और यूएन में पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। सुनो ये बाइट कि आखिर किस तरह भारतीय डिप्लोमेट यूएन में पाकिस्तान को नंगा कर रही है। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, ट्रेनिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब आतंकी संगठनों को यूएन में तुम डिफेंड करते हो, आतंकी संगठनों को तुम पालते हो और रोना क्या है तुम्हारा कि हम क्या करें जी, भारत में टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम क्या करें जी, हम तो खुद आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ित। मतलब इन चौथी फेलों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि दुनिया के आतंकवादियों के लिए पहले तो इन्होंने अपने मुल्क को धर्मशाला बना लिया, अपने घर घर में आतंकवाद की फैक्ट्री लगा ली है। भाई सारा माल थोड़े ना एक्सपोर्ट हो जाएगा, कुछ तो तुम्हारे यहाँ भी खपेगा। लेकिन ये बात समझ में आएगी नहीं। 4-4 जंगे भारत के हाथों हार चुके हैं, जूते खा चुके हैं, 2 टुकड़े इनके पहले हो चुके हैं। इस बार तो लगता है सूखी पापड़ी की तरह चूर चूर हो जाएंगे और ये बात इनको भी पता है। तभी इनके आईटी मंत्री की फटकर फ्लावर हो गई। सुनो इस बकरीद के बकरे की, ये सोच सोच कर इसकी सलवार गीली हो रही है कि भारत अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। देखो रात में आके बयान दिया इसने। अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। मतलब कहने को तो ये वहां का आईटी मंत्री है, लेकिन शक्ल ऐसी लग रही है जैसे अभी 4 लोगों की भीड़ देखकर फट जाएगा ना, पूरा का पूरा मुल्क ही पागल हो रखा है। ऊपर से शाहिद अफरीदी जैसे लोग एक बार फिर से ये प्रूव कर रहे हैं कि क्यों इन पापियों को हमने धक्के देकर आईपीएल से बाहर कर दिया, क्यों हम इन पापियों के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहते इनके यहाँ जाकर। वैसे पाकिस्तान के साथ अच्छी बात यह है कि वहां जिहादी होने का आपके प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे शाहिद अफरीदी और रिजवान कहने को तो ये क्रिकेटर है, मगर इनमें और किसी मौलवी में कोई अंतर नहीं। क्या बोल रहा है ये जाहिल पठान कि भारत की फौज निकम्मी है, ये खुद सब काम करवाती है। अबे साले, पहले तो मियां अफरीदी और जितने भी पाकिस्तान के लोग ले देकर अभिनंदन वाली बात पर भारत को सुनाने की कोशिश करते हैं, ये तमाम लोग कान खोलकर लास्ट टाइम आखिरी बार सुन ले कि तुम लोगों ने अभिनंदन को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम बड़े दरियादिली हो। तुम लोगों ने डर के मारे अभिनंदन को छोड़ा था। खुद उस टाइम इमरान खान ने तुम्हारी संसद में कहा था कि हमें पता लगा है कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक की तैयारी कर ली थी। तुम्हें अच्छा से पता था कि एक और घंटा भी अगर अभिनंदन को तुम नहीं छोड़ते तो भारत पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता था। अभिनंदन को छोड़कर तुमने हमसे रहम की भीख मांगी थी कि अब्बा जान आपका ये आदमी गलती से हमारे यहाँ आ गया, इसे वापस दे रहे हैं, बस खुदा के वास्ते हमारे ऊपर हमला मत करना। रियलिटी ये है, उसको समझो। तो ये दोस्तों की पाक की तब भी फटे में थी और आज भी फटे में। तभी ये लोग कभी रूस और चाइना से जांच कराने की बात करते हैं तो कभी डर के मारे न्यूक्लियर बम की माला जपने लगते हैं। हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई मीटिंग्स ले ही रहे हो, लेकिन कल शाम को उन्होंने एक ऐसी मीटिंग ली जिसके बाद हर कोई यही बोल रहा है कि अब पाकिस्तान पर हमला कभी भी हो सकता है। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब भी मौजूद थे। मतलब पाकिस्तान की तोड़ाई से पहले जिस जिससे बात की जा सकती थी मोदी जी ने कर ली। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री ने हमारी फोर्सेस को बदला लेने के लिए फ्री हैंड दे दिया। मतलब कैसे हमला करना है, कहां करना है और कब करना है, ये पूरी तरह अब तीनों सेनाओं के हाथ में है। यानी इतना तो क्लियर है कि इस बार जो होने वाला है उसका स्केल ऐसा होगा कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएंगे। परखच्चे उड़ने के बाद उस खाली प्लॉट को देखकर लोग ये बताया करेंगे कि यहां कभी पाकिस्तान नाम का एक नाजायज मुल्क हुआ करता था। क्यों बोल रहा हूं, इसके अपने रीजन से। 2016 में जब हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उस वक्त हमारी आर्मी इन्वॉल्व थी, हमारे कमांडोज ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। घर में घुसकर मारने की शुरुआत थी वो। फिर 2019 में पुलवामा के बाद जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमारी एयरफोर्स उसमें शामिल थी, तब भी हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था। इसलिए पूरे चांस है कि इस बार पाकिस्तान को हर तरफ से घेर कर मारा जाए। पाकिस्तान से लगने वाले अरब सागर में हमारे युद्धपोत ने तो मिसाइल टेस्टिंग भी शुरू कर दी। सच तो यह है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इंडियन नेवी का ही है, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स में तो हम फिर भी पाकिस्तान से 2 या 3 गुना मजबूत है, लेकिन हमारी नेवी पाकिस्तान नेवी से 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य और
माइनस विक्रांत के रूप में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि कंगाल पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और अगर वो भीख मांगकर एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद भी ले तब भी उसे मेंटेन करने का इतना खर्चा है कि वो उसकी मेंटेनेंस में ही बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा भारत के पास 70,000 नौसैनिक है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 25,000। भारत के पास 150 युद्धपोत हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 50। आप फर्क देख रहे हो दोनों देशों की नेवी का। बस यही सोच सोचकर शहबाज शरीफ सलवारें गीली कर रहे हैं। ये सोचकर ही कंगाल मुल्क घबराया हुआ है कि इस बार भारत ने समुद्र के रास्ते हमला किया तो हम डूबेंगे कहां जाके। सोचकर देखिए क्या मंजर होगा, इधर पाकिस्तान पर समुद्र के रास्ते हमला, उधर एयरफोर्स का हमला, फिर आर्मी का हमला। और ये जब सब हो रहा होगा तो बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स भी इनको पाकिस्तान को फोड़ने में लगी। तहरीक तालिबान वाले खैबर पख्तूनख्वा में तांडव मचा दें और मौके का फायदा उठाकर तालिबानी भी ड्यूरिंग लाइन से आगे बढ़ जाएं। और ये सब कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं, हम ऐसे नहीं सोच रहे हैं। ये पाकिस्तान की बर्बादी का वो मास्टर प्लान है जो लिखा जा चुका है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के पास 1 हफ्ते से ज्यादा का तो असला भी मौजूद नहीं है। वहां से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज हर दिन नए खुलासे कर रही हैं। पता चला है कि पहलगाम हमले में टोटल 4 आतंकी थे, जिसमें 3 तो बैसारन घाटी में फायरिंग कर रहे थे और एक आतंकी जंगल में उनकी हेल्प के लिए छिपा था। अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हमले वाले दिन 2 आतंकी एग्जिट गेट पर खड़े होकर फायरिंग करने लगे। इससे घबराकर लोग अंदर चले गए और एक आतंकी एंट्री गेट पर खड़ा था। इसके बाद अंदर जाने पर लोगों को बोला गया कि आदमी एक लाइन में खड़े हो जाएं और औरतें एक लाइन में। इसके बाद उस भीड़ से मुसलमानों को अलग कर दिया गया और जो हिंदू वहां बचे थे उन्हें गोली मार दी गई। ये भी पता चला है कि जिस जगह भेलपुरी वाले थे या चाय की स्टॉल थी, सबसे ज्यादा गोलियां वहीं दागी गई। हमला करने के बाद आतंकी पाक की दीवार क्रॉस करके जंगल की तरफ चले गए। एजेंसीज को इस बात का पूरा डाउट है कि आतंकवादियों ने घोड़े वालों को पैसे देकर उनसे उस इलाके की रेकी करवाई थी। टूरिस्टों के बीच घुलने मिलने के लिए लोकल ड्रेस और लोकल आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद आतंकी बैसरन से आरू नगबल एरिया के घने जंगलों की तरफ चले गए। वहीं आरू के ऊपर स्थित छोटे ट्रेकिंग रूट से नीचे घाटी के बने इलाकों में पुलवामा या अनंतनाग की ओर के रास्ते हैं। हमले के बाद के इन रास्तों पर हलचल देखी गई थी। इसके अलावा यह भी पता लगा है कि हमले से 5 दिन पहले यहाँ एक ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। खुफिया एजेंसियों ने इसरो से पूछा है कि क्या इस एरिया में एबनॉर्मल रेडियो सिग्नल ट्रैफिक देखा गया है। कुल मिलाकर हमले के बाद हर वो चीज की जा रही है जो करनी चाहिए थी। पाकिस्तान का इलाज तो हो गई, साथ ही खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगाने में लगी हैं कि इस अटैक को डिजाइन कैसे किया गया था। ये तो 500% साफ हो चुका है कि बिना लोकल सपोर्ट के तो ये पॉसिबल ही नहीं। समझ रहे हो क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जैसे तैसे कश्मीर में घुस भी जाएं तो भी उन्हें ये कैसे पता लगेगा कि पहलगाम में वैसारन घाटी का एरिया है, जहां पर लोग घोड़े से जाते हैं, जहां मेन रोड 20 मिनट दूर है, जहां वो अटैक करके भागते भी हैं। तो तब तक आर्मी को वहां आने में आधा घंटा तो लगेगा ही। आने के बाद उसे आधा घंटा लोकल सिचुएशन समझने में लगेगा। इसके आधे घंटे बाद अगर वो सर्च ऑपरेशन भी शुरू करते हैं तब तक आतंकियों को 1 घंटे से ज्यादा का मार्जिन या लीड मिल चुकी हो। उसके बाद ऐसे घने जंगलों में वो जा सकते हैं जहां उन्हें ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए मुझे ही नहीं, आज हर हिंदुस्तानी को ये लग रहा है कि बस बहुत हुआ। आखिर कब तक हम एक जिहादी मुल्क के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे। एक नालायक बच्चे की तरह उनका तो बचपन से फंडा एकदम क्लियर है बॉस, कि हमें कोई तरक्की नहीं करनी है, सिर्फ आवारागर्दी करनी है, लाइफ में कोई ढंग का काम नहीं करना है, दूसरों से उधार मांगकर खाना पीना है और मोहल्ले के हर छठे हुए गुंडे को अपना दोस्त बनाना है। उन्हें अच्छे से पता है कि हमें बस हिंदुस्तान में धमाके करने, हिंदू से नफरत करनी है, फिर भले ही उस नफरत में हम खुद ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। तो ये है मामला पाकिस्तान का। लेकिन अब टाइम आ गया कि इस जिहादी मुल्क का परमानेंट इलाज किया जाए, ताकि हमें हर दूसरे दिन ऐसे हमले न झेलने पड़े, ताकि हर दिन आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान को ऐसे मूर्ख, जाहिल और जिहादी पड़ोसी के साथ एंगेज ना होना पड़े। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।